हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में सभी जगह अच्छी खासी गिरावट नज़र आई। और उसके चलते जो ओवरऑल निफ्टी है, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें भी काफ़ी गिरावट नज़र आई। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में गिरावट के चलते निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट नज़र आई, तो क्या अदानी ग्रुप की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स गिरे? लेकिन बैंक निफ्टी का अदानी ग्रुप से क्या लेना देना है? तो इस बात को एक बार थोड़ा-सा समझेंगे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो शायद पहले किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं की गई, और अगर शायद की है तो मुझे याद नहीं है। लेकिन ये आपके लिए एक थोड़ी नई लर्निंग हो सकती है। और लर्निंग के चलते ही हम लोगों को कन्विक्शन रहेगी मार्केट में, और लर्निंग के चलते ही हम लोग अच्छे से मार्केट में पैसा कमा पाएँगे। तो यहाँ सीखते रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मेरे वीडियो का जो सोल पर्पस है, जो ओनली ऑब्जेक्टिव है, वो आपको सिखाना है। सीखने के बाद में आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर सीख सकते हैं, और सीख कर नोट्स बनाते रहें और वीडियोस को दोबारा देखते रहें। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप में जो आज गिरावट आई, उस गिरावट का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था कि यहाँ पर एक न्यूज़ छपी थी। ये 19 पर थी आज, यानी कि 12:19 पर। और ये जब न्यूज़ छपी तो यहाँ पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स लूज़ अप टू 10% आफ्टर हिंडनबर्ग रिवील्स शॉर्ट पोजीशंस। तो यहाँ पर ये अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो शॉर्ट पोजीशंस बनाकर काम करती है। उसने एक अपनी पोजीशंस को रिवील किया कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में इसने अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं। और शॉर्ट पोजीशंस इसलिए बनाई हुई हैं बिकॉज़ इनके हिसाब से जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो 85% तक यहाँ से डाउन जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर ये चीज़ लिखी जाए कि 85% तक डाउन जा सकते हैं, मेरे पास कुछ इनकी पीडीएफ भी आई थी व्हाट्सएप पर, तो वो सब चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद ही मुझे एक्चुअल में ये पता चला कि इसलिए ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है। अदरवाइज़ कभी भी जिन स्टॉक्स में मेरी पोजीशंस होती हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पर मैंने ये बोला कि जिन स्टॉक्स में मेरी पोजीशंस होती हैं, तो अदानी पोर्ट को छोड़कर मेरी किसी भी दूसरी अदानी ग्रुप कंपनीज़ में किसी में भी पोजीशन नहीं है। मुझे वो सारी ओवर वैल्यूड नज़र आती हैं। मुझे भी नज़र आती हैं ओवर वैल्यूड अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अदरवाइज़ तो ये कहा जाता है कि जो स्टॉक जितने पर चल रहा है वो एक्चुअल में सही वैल्यूएशन पर है, इसीलिए उसको प्राइस दिया गया। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। तो मार्केट में काम करने का अलग-अलग तरीका होता है। कुछ लोगों का तरीका होता है कि नीचे गिरे हुए प्राइस पर बाय किया जाए, जब वापस से वो एक रीज़नेबल प्राइस पर आ जाए तो उसको सेल कर लिया जाए और इसी काम को करते रहा जाए। तो इसमें लेकिन मोमेंटम कहीं नहीं आता। लेकिन जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बढ़ती हुई चीज़ को पिक करते हैं और ज़्यादा बढ़े हुए प्राइस पर उसको सेल करते हैं। लेकिन उनके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। उस तरह के ट्रेडर्स जनरली स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं। प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं। कंपनीज़ पर स्टॉप लॉस वो भी लगाते हैं। कंपनीज़ का सिलेक्शन वो भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, दे आर वाइज़ पीपल, दे आर स्मार्ट पीपल, दे हैव मीन्स बिग बॉयज़ इन देयर नेटवर्क। चाहे वो फिर कंपनी के मालिक हों, या मीन्स ब्रोकर्स हों, या फिर बाकी बहुत बड़े-बड़े लोग हों। सब क्योंकि एक कम्युनिटी होती है। बड़े लोग आपस में बात करते रहते हैं। अब वो बातों का मार्केट में क्या रिजल्ट निकल कर आता है और कौन सा गेम कैसे खेला जाता है, उन सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा सकते। एट एन इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल टेलीविज़न। जब इसकी एक्सेसिबिलिटी सभी के पास है यूट्यूब पर, तो उन चीज़ों को नहीं बात की जा सकती। लेकिन एक बात हमेशा समझ कर चलना कि जब कंपनी के बिज़नेसेस अच्छे हों, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर से जब स्टॉक नीचे गिरे। तो जब ये वाली एक न्यूज़ आई, एक-एक करके सारे स्टेप्स लेंगे हम यहाँ पर, तो उसके बाद में स्टॉक प्राइस लगातार गिरना शुरू हो गया। और अगर हम यहाँ पर जैसे एसीसी कंपनी है, एसीसी के अगर हम शेयर को देखने लगे और उसको थोड़ा-सा हम डिटेल में जाने लगे कि कितने टाइम के पीरियड के बाद ये लगातार इस तरह से गिरता रहा, तो जब मॉर्निंग में ये ओपन हुआ, मॉर्निंग में नीचे ओपन हुआ और उसके बाद में लगातार नीचे ही जाता रहा। लेकिन 10:45 तक तो ये नीचे गया, और 10:45 के बाद इसने नीचे जाना बंद हो गया, और लगातार सेम ही रेंज में ये यहाँ पर ट्रेड करता रहा। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो जितना भी इसका सपोर्ट है, वो बेसिकली लो बन गया था 10:45 पर। उसके बाद में यहाँ से सीधा-सीधा बढ़त आई थी, और इसमें अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर को एक बार से प्लॉट कर लें, तो हमें वॉल्यूम भी नज़र आ जाएगी कि कितनी वॉल्यूम कब किस तरह से हुई है। अब आप एक चीज़ समझ कर देखो, जितनी भी वॉल्यूम ये इस रेंज में जो ट्रेडिंग हुई है,
क्या हमें क्या लगता है कि ये रिटेल बायर्स होंगे? मेरे हिसाब से ये रिटेल बायर्स कभी भी नहीं होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बिग बॉयज़ होते हैं, जो रिटेलर्स ने तो यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं डर के मारे, क्योंकि ऑपरेटर ने जितना गिराना था वो मॉर्निंग के 1 एंड हाफ एन आवर में यहाँ गिरा दिया। उसके बाद में जितना भी माल बिका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में जब तक ये मार्केट में स्टॉक प्राइस गिर रहा था तब तक ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी। उसके बाद भी यहाँ पर लगातार सेम ही वॉल्यूम्स रही हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गया। अब स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गया और वॉल्यूम उतनी ही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ-साफ है कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पर शुरू में मार्केट गिराई, लगातार माल बेचा और उसके बाद में एक ही रेंज में रखकर जितना माल पैनिक की वजह से आया वो सारा का सारा इन्होंने खरीद लिया। और जब 12 ओ क्लॉक यहाँ पर ये न्यूज़ आई, तो 12 ओ क्लॉक के न्यूज़ के बाद आप देखोगे तो मार्केट इसने गिरना भी बंद कर दिया। यानी कि एक बात बड़ी सीधी-सी कही जाती है कि जब पैनिक पर हमें मीन्स अफ़वाहों पर ट्रेड करना चाहिए, और जब कंफर्म न्यूज़ आ जाए तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ऑपरेटर ने भी शायद यही किया। जैसे ही न्यूज़ आई, ये 12:15 की कैंडल है और ये जो यहाँ पर खबर छपी, ये कब खबर छपी थी कि इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनी? 12:19 पर, यानी कि इसके बाद जितना भी माल यहाँ पर बेचा गया सारा का सारा ऑपरेटर ने खरीदा है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की कुछ बात आए तो डिटेल में थोड़ा-सा हमें अपना माइंड यूज़ करके और जिस तरह से सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा उसके नोट्स बना के काम करना चाहिए। अब जैसे अदानी पोर्ट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि अदानी पोर्ट्स भी अच्छा खासा गिरा। अब यहाँ पर ये 10:45 तक गिरा, सेम तरीके से जैसे एसीसी गिरा था, और उसके बाद से लगातार इसमें कुछ भी गिरावट नहीं आई। और अगर 12:15 की बात करें तो उसके बाद तो यहाँ पर बढ़त ही आई है और वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंसिस्टेंटली देयर हैज़ बीन ए गुड वॉल्यूम। और नीचे गिरा, नीचे कब तक गिरा? अगर हम इस स्टॉक को पर्टिकुलर देखने लगे तो सिर्फ फर्स्ट हाफ एन आवर में इसमें गिरावट आई, उसके बाद तो ये एक ही रेंज में रोककर माल भरा गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप इस बात को समझ सकते हो। तो पहली 2 कैंडल्स में मार्केट को गिराया गया, मींस अदानी पोर्ट को गिराया गया, और उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में थोड़ा सा वो नीचे आया, लेकिन एक सपोर्ट बनाकर 10:45 के बाद तो बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, सारा माल भरा गया है। ये आप इस बात को ध्यान से समझ के सीख कर करने की जरूरत है। तो जिन लोगों ने इस न्यूज के बाद इसको बेचा है, रिटेल पब्लिक ने बेचा है, जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद कि यहाँ पर हिंडनबर्ग ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को रिवील किया है। वैसे एक चीज बताओ, हिंडनबर्ग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को रिवील क्यों करेगा? वो क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? आपको एक चीज समझो, शॉर्ट पोजीशंस अगर किसी की पता चल जाए और यहाँ पर प्रमोटर ही अपने शेयर को परचेज करना शुरू कर दे, उठाना शुरू कर दे, तो जो शॉर्ट पोजीशंस बनाने वाले हैं उनकी क्या हालत होगी? आप समझ के चल सकते हो इस बात को। ऐसे में अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई हैं तो उसको तो समझाया, मींस वो तो अपनी पोजीशन रिवील कर सकता है। वो रिवील करेगा तो मैक्सिमम क्या होगा, कुछ लोग बेचेंगे एंड दे कैन बाय मोर, लेकिन ना। और नीचे गिरने की यहाँ पर लिमिटेशन है, किसी भी अच्छे स्टॉक की नीचे गिरने की लिमिटेशन है। लेकिन अगर ऊपर जाने की लिमिटेशंस की बात करने लगे तो हम खुद देख चुके हैं, अदानी एंटरप्राइजेस 30-40 टाइम्स हो चुका है पिछले 1 डेढ़ साल में। 40-50 टाइम्स ये सारे स्टॉक्स हो चुके हैं, अदर देन अदानी पोर्ट, एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट। इन 3 स्टॉक्स को छोड़कर बाकी तो ऐसे ही चले हैं। तो यहाँ वो शॉर्ट पोजीशन अपनी अगर बताएगा तो बेवकूफ़ी नहीं होगी क्या? हमें इस बात को नहीं समझना चाहिए क्या? उसके बाद में जब ये सारी पोजीशंस बन गई, आप फिर से ध्यान से समझो, जब ये सारी पोजीशंस बन गई, कौन सी पोजीशंस? जो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, जितना भी माल यहाँ पर खरीद लिया गया वापस से, ये सारी पोजीशंस बनने के बाद क्या हुआ? यहां पर एक और न्यूज छप गई, और ये न्यूज कब छपी? आप इसका टाइमिंग देखो, ये 3:05 पर छपी, और यहां पर ये कह दिया गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट टाइम टू डैमेज अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने यहां पर एक न्यूज निकाल दी कि ये सब सब फालतू की बातें हैं, ये स्टेल इंफॉर्मेशन है, यानी कि बासी इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन है, बेसलेस इंफॉर्मेशन है, और डिस्क्रेडिटेड एलिगेशंस हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक चीज और दिखाई गई, यहाँ पर अदानी ग्रुप ने बीएससी को एक लेटर में भी ये सारी चीजें क्लैरिफिकेशन के साथ लिखकर भेज दी, और इसी क्लैरिफिकेशन के बेस पर इकोनॉमिक टाइम्स ने ये यहाँ पर न्यूज छाप दी। अब जब 3 बजे यहाँ पर ये न्यूज छप गई, तो अब आप ये समझो, 3:05 पे ये न्यूज छपी है, और 3:05 पर न्यूज छपने के बाद जो कैंडल्स बनी, यहाँ पर ये पर्टिकुलर इतनी हैवी वॉल्यूम के साथ माल भरा गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इस तरह के केसेस में जनरली जब भी
इस तरह की सिचुएशन सारी होती हैं। पहले मार्केट गिर चुकी होती है, उसके बाद में एक बैड न्यूज़ आती है, उस बैड न्यूज़ के आते ही रिटेल पब्लिक सारी निकलनी शुरू हो जाती है और ऑपरेटर सारा माल परचेज़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि पहले जब मॉर्निंग में 6-7% स्टॉक प्राइस गिरता है, रिटेल पब्लिक को पता नहीं होता व्हाई इट इज़ फॉलिंग, व्हाई इट इज़ फॉलिंग, देयर इज़ नो न्यूज़। नेट पे सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई न्यूज़ नहीं निकली। और उसके बाद में जब न्यूज़ आई, हाँ, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा, अदानी पोर्ट खत्म हो जाएगा, एसीसी सीमेंट खत्म हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट खत्म हो जाएगा। मीन्स हलवा है क्या? जो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और वो भी किसी के भी एक जस्ट शॉर्ट सेलिंग करने से। हमें क्या लगता है, अदानी भाई इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, मुकेश भाई दुनिया में 12वें नंबर पर बैठे हुए हैं, 12 नंबर पर बैठे हुए हैं। ये इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा और इनके स्टॉक्स की यहाँ पर पिटाई करके चले जाएगा। ऐसा नहीं होता है यार, हमें थोड़ा सा समझदार बनने की जरूरत है। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के सिनेरियो में जब पहले स्टॉक प्राइस गिरता है, फिर बैड न्यूज आती है, माल भरा जाता है, फिर क्लैरिफिकेशन आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विद इन 2 मंथ्स ये सारे स्टॉक्स एक सुपर रैली दिखाते हैं। और वो सुपर रैली क्यों दिखाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस तरह की न्यूज जब भी आती है ना, ये किसी अकेले के कहने से नहीं आती। जनरली ये एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा जैसे सीरियल में स्क्रिप्ट लिखी जाती है उस तरीके से चीजें काम करती हैं। और उसमें भी मैं आपको अब डेली चार्ट पे बताता हूं कि ये न्यूज अभी क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई। अगर हम इसको डेली चार्ट करें तो जो जिस बंदे ने यहाँ पर इतनी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, वो यहाँ पर पोजीशन क्यों बनाएगा, इतने नीचे आने पर पोजीशन क्यों बनाएगा, वो यहाँ पर क्यों नहीं बनाएगा और यहाँ क्यों नहीं बताएगा। अगर पोजीशन बनानी है तो टॉप पर बनाएगा ना, और टॉप पर भी कौन से, जहां रेसिस्टेंस बार बार आ रहा हो। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस ये था, सेकंड रेसिस्टेंस इससे थोड़ा सा ऊपर था, थर्ड रेसिस्टेंस इससे थोड़ा सा ऊपर था, और फोर्थ रेसिस्टेंस मींस अगर वो पोजीशन बनेगी भी तो जो लास्ट रेसिस्टेंस लेवल्स हैं वहां पर पोजीशंस बनेगी। इतना नीचे आने पर थोड़ी ना पोजीशंस बनेगी। और बताया जाएगा जब वो सपोर्ट के आसपास आ रहा हो, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, दिस इज ए रेंज वेयर प्राइस हैज ऑलरेडी ऑलवेज कम डाउन। और ये पर्टिकुलर लेवल तो एक इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का था जिसका टूटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा था। मैं एग्जैक्टली अगर आपको सपोर्ट की बात करने लगूं तो दिस पर्टिकुलर लेवल जो यहाँ पर ये दो कैंडल्स दो बार यहाँ पर सपोर्ट ली थी, इसके नीचे थोड़ा सा लाया गया। और उसके बाद में इस न्यूज के चलते ये पूरा का पूरा जितना भी गेम है ना, ये पता है कैसे होने वाला है। यहां से अगले 3-4 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा एक इस तरह की कैंडल्स बनेंगी और पूरी रिकवरी यहां से दिखाएगी, और ये पूरा एनगल्फिंग बनेगा। हो सकता है 1 दिन में बने, हो सकता है 2 दिन में बने, हो सकता है 3 दिन में बने, और उसके बाद में ये माल भर के सीधा यहां से 9-2-11 हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस एक बार नहीं हुई हैं, इस तरह की सिचुएशंस बार बार हुई हैं। एक बार इससे पहले भी अदानी ग्रुप के ही स्टॉक्स में इसी तरह की ओवर वैल्यूएशंस को लेकर बातें की गई थी, जब अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस और ये सारे ही स्टॉक्स गिरे थे। उसके बाद में वापस से रिकवरी दिखाई, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए और ऊपर लेकर गए। ये चीजें यहां पर चलती रहेंगी। तो सबसे पहली लर्निंग क्या है, इस तरह की बैड न्यूज अगर आनी चाहिए तो बिल्कुल जब स्टॉक प्राइस एकदम टॉप पर हो तब आनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी गिरने के बाद आई है ना, तो सिर्फ माल भरने के लिए आई है। दिस इज लर्निंग नंबर 1। लर्निंग नंबर 2, इस तरह की गिरावटों में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यूज है, न्यूज यहां पर दो तरह की होती है, एक बिजनेस से रिलेटेड और एक स्टॉक प्राइस से रिलेटेड। जब भी स्टॉक प्राइस से रिलेटेड न्यूज आए ना, आप समझ जाना ये ऑपरेटर का गेम है। अगर बिजनेस से रिलेटेड न्यूज आए, अगर यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज आए, या इनकी किसी मींस कोई फैक्ट्री बेकार हो जाए, कुछ इस तरह की रुकावटें आ जाए, या फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाए, गिर जाए, कम हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कुछ हो जाए जिसका यहाँ पर एक सस्टेनेबल इंपैक्ट हो ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, और या फिर 6 मंथ्स 8 मंथ्स, तब वो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज होती है। उस चीज को इंपॉर्टेंस यहां पर देनी चाहिए। स्टॉक प्राइस से रिलेटेड न्यूज को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इस तरह की चीजें सिर्फ माल भरने के लिए होती है। मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं और यहां से वापस से ये माल भर के ऊपर लेकर जाते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि एक बार अगर इस तरह के ये जैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरने शुरू हुए, उसके बाद में निफ्टी क्यों गिरने शुरू हुई। हमेशा अदानी के ये 2-3-4-5 जो स्टॉक्स हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हैं। इनमें अगर लॉन्ग पोजीशंस बनी होती है, और लॉन्ग पोजीशंस जनरली यहां पर सिर्फ फ्यूचर्स में नहीं बनी होती, कॉल्स में भी बनी होती है। यहाँ पर पुट को भी सेल किया होता है, क्योंकि हम में से काफी रिटेल इन्वेस्टर समझते हैं कि यहीं से हम जल्दी से बस इस साल भर में 10 गुना कर लेंगे, उसके अगले 1 साल में 10 गुना और कर लेंगे, हमारे 1 लाख के यहाँ पर 1 करोड़ हो जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर, पैसा 100 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूं। अपने पैसों के साथ इस तरह का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन उन लोगों का गेम है जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं।
जिन लोगों के पास कम पैसे हैं उनका बिल्कुल भी गेम नहीं है। यहाँ पर अगर 10-20 करोड़ अपने पास नहीं है ना, 10-20 करोड़ नहीं है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई अगर 10-20 करोड़ जाएंगे तो फ्यूचर ऑप्शन में आने का फायदा ही क्या है? तो अगर नहीं है आपको फायदा तब लगता है तो तब भी मत आओ। लेकिन अगर छोटी कैपिटल से आना चाहते हो, 50 लाख से 20 लाख से 30 लाख से एफ एंड ओ में पैसा कमा के इसको 3-4 करोड़ करना चाहते हो, तो ये पैसे खत्म हो जाएंगे। इनको संभाल के रखने की जरूरत है। आप जितने मर्जी स्मार्ट हो, हम जितने मर्जी स्मार्ट हो, जो बड़े प्लेयर्स हैं एक ही दिन में एक ही झटके में सब खत्म कर देते हैं। जैसे आज इन्होंने काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को जड़ से उखाड़ दिया होगा और वो कभी भी वापस से मार्केट में मुड़कर नहीं देखेंगे। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जो लंबे टाइम में वो एक फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते थे स्टॉक मार्केट में, लगातार अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करके इतने डर जाएंगे, कभी मार्केट में वापस आएंगे ही नहीं, फिक्स डिपॉजिट करते रहेंगे और होम लोन लेंगे अपना घर बनाने के लिए। सारी जिंदगी होम लोन की ईएमआई जाती रहेगी और उसके बाद में कहेंगे हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, वर्ल्ड में कुछ नहीं है। तो यहाँ थोड़ा-सा अपनी ग्रीड के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। मेरी बातें हो सकता है थोड़ी-सी हार्श हों, लेकिन कई बार घर में बच्चों को समझाने के लिए थोड़े-से हार्श वर्ड भी यूज़ करने पड़ते हैं, तभी समझ में आती है, उससे अदरवाइज़ समझ में आती नहीं है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर है। लर्निंग मैंने बताई कि सबसे टॉप से गिरे तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी लर्निंग मैंने बताई, अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर प्राइस से रिलेटेड है, इनकी इम्पोर्टेंस 0 है। थर्ड मैंने बताया कि जब इस तरह की पोज़ीशंस कटनी शुरू होती हैं, तो थोड़ा-सा प्राइस और नीचे आता है। लोगों का जो मार्जिन जो एमटीएम होता है, मार्क टू मार्केट होता है, वो कम पड़ जाता है। सिस्टम ब्रोकर्स उनकी पोजीशंस और काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि और सेलिंग प्रेशर आ गया। उस सेलिंग प्रेशर से प्राइस और नीचे आता है और फिर और बल्क में पोजीशंस कटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो एमटीएम मेंटेन करना था, मार्क टू मार्केट मेंटेन करता था, मार्जिन मनी जो ब्रोकर की तरफ से कॉल आई जो जमा करनी थी, वो है नहीं। वो इसका एक ऐसा इंपैक्ट आता है कि एक पोजीशन कटने से शेयर प्राइस और नीचे जाता है, उस शेयर प्राइस के नीचे आने से और पोजीशन नीचे, और यहां पर पोजीशन कटती है और पोजीशन कटने से शेयर प्राइस और नीचे जाता है और ये इंपैक्ट लगातार आता जाता है। और ऐसे में दूसरा काम क्या होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर, कि जो पोजीशंस दूसरे स्टॉक्स में बनी होती हैं, वहां की पोजीशंस को काट कर कहीं ना कहीं इस लॉस मेकिंग पोजीशन को बचाने की कोशिश की जाती है, जिससे उन शेयर्स में भी यहां पर कटौती आने लगती है, उन शेयर्स में भी यहां पर गिरावट आने लगती है। क्योंकि जब ब्रोकर पोजीशन काटता है तो वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है, अगर मान लो सपोज किसी बंदे ने 5 अलग-अलग स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई हैं फ्यूचर्स में, अब यहां पर मार्क टू मार्केट कम होने लगा, तो जरूरी नहीं है कि जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान है उस पोजीशन को ब्रोकर काटे। ब्रोकर का सिस्टम ऑटोमेटिक पोजीशंस काटता है, इंडिविजुअल लेवल पर पोजीशंस नहीं काटी जाती, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो कई लाख कस्टमर्स हैं, किस किस की पोजीशंस काटेंगे और कैसे कैसे काटेंगे, क्या क्या देखकर काटेंगे। वहां ऑटोमेटिक उनके सिस्टम लगे होते हैं, सीधे सीधे सेल ऑर्डर जाते हैं और वो किसी को भी पिक करते हैं। वो रैंडम बेसिस पर होता है, क्योंकि एक ही अगर जाएगा तो वो स्टॉक जरूरत से ज्यादा आ जाएगा। और जब ओवरऑल यहां पर इस तरह की गिरावट आती है, जब सारा माल बिक चुका होता है, ऑपरेटर यहां पर खरीद चुके होते हैं सस्ते प्राइस को, नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे यहां पर फिर से रैली शुरू होती है, क्योंकि ऑपरेटर को सस्ता माल मिल रहा होता है और रिटेलर को भी ये बात पता चल चुकी होती है कि यार ये तो फालतू की बात थी। यहां पर अदानी ग्रुप से खुद से कंफर्मेशन आ गई कि इस पूरे के पूरे न्यूज में कुछ दम नहीं था, वापस से पोजीशन बनाते हैं। दोबारा से पोजीशन बनाओ, मैं हमेशा कहता हूं कि जरूर बनाओ अगर स्टॉक अच्छा है, लेकिन एफ एंड ओ से थोड़ा सा संभल कर रहो। ये एफ एंड ओ बड़े लोगों का गेम है। एफ एंड ओ से छोटे से बड़ा नहीं बना जाता, बड़े होकर और बड़ा शायद बना जाता हो, लेकिन तब जरूरत फील नहीं होती। लेकिन छोटे से बड़ा बनना एफ एंड ओ से इट्स वेरी रेयर, इट्स रेयर, लाइक विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, ये सब नहीं होते। 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में से अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोहली के और तेंदुलकर के, तो वो कुछ ही लोग हैं। लेकिन एक अबव एवरेज खेलने वाले और लगातार खेलने वाले यहाँ पर भरे हुए हैं। मीन्स समझदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके 20% से 40% के बीच में लॉन्ग रन में सीएजीआर निकालने वाले भरे हुए लोग हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाते, चुपचाप काम करते हैं यहाँ पर। तो आपको समझदार होने की जरूरत है। मैंने आपको सारी बातें बता दी जो यहाँ से लर्निंग थी, किस लिए एक स्टॉक का दूसरे में इंपैक्ट आता है, क्यों टॉप से इंफॉर्मेशन नहीं आती, नीचे आकर क्यों आती है, जब सपोर्ट पर होती है, उसके बाद में दिन में क्यों आती है, जब पहले प्राइस गिर चुका होता है, फिर नीचे खरीद लिया जाता है। फिर यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट से कंफर्मेशन आती है, जिससे वापस से स्टॉक प्राइस ऊपर चल तो सके। यहाँ पर सीखते रहिए, समझदार बनते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।